ये विज्ञान कक्षा 10वीं का 5वां पाठ है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आज तक हमें 118 तत्वों की जानकारी है। इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डोबेराइन ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3-3 तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना और इन समूहों को उन्होंने त्रिक नाम दिया। त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इसका उदाहरण है लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 6.9, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39 होता है। अब इसमें जो मध्य वाला तत्व है 23 परमाणु द्रव्यमान सोडियम, ये दोनों लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है लगभग। डोबेराइन के समय में ज्ञात तत्वों में से केवल 3 ही त्रिक ज्ञात कर सके थे। डोबेराइन के समय जितने भी तत्व ज्ञात थे उन तत्वों में से केवल वो 3 ही त्रिक ज्ञात कर सके थे। त्रिक है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। तीसरा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। डोबेराइन ने जर्मनी के म्यून्सबर्ग में औषधि विज्ञान की पढ़ाई की और इसके बाद स्ट्रेसबर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। फिर वे जेना विश्वविद्यालय में रसायन एवं औषधि विज्ञान के प्रोफेसर बन गए। उन्होंने ही सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना था तथा इन्होंने ही तत्वों की आवर्त सारणी बनाने का विकास हुआ। तथा इन्हीं की खोज से तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ था। न्यूलैंड का अष्टक नियम। डोबेराइन के प्रयासों से प्रभावित होकर सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने ही प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से लगभग समान होता है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की, इसलिए इस सिद्धांत को न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम में लिथियम व सोडियम के गुणधर्म समान थे और इसी तरह से बेरिलियम और मैग्नीशियम में भी काफी समानता थी। ये न्यूलैंड का अष्टक नियम है। और डोरे मी फा सो ले टी, ये पाश्चात्य सुर का क्रम है और ये हमारे सुर का क्रम है, सारे गामा पाधानी। और नोबेल गैसों की खोज के पश्चात अष्टक सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया था। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक था, भारी तत्वों की वह सही स्थिति में व्यवस्थित नहीं कर पाया था। ये न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमियां हैं। उन्होंने केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है इनका अष्टक नियम होता था। उन्होंने कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था और उन्होंने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है, भविष्य में अन्य कोई तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में कई तत्व खोजे गए थे जो अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते हैं और अपनी सारणी में इन तत्वों को सामंजित करने के लिए न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक साथ एक स्थान में रख दिया जो असमान है। कोबाल्ट तथा निकेल एक साथ में रखे गए हैं
और इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया है, जिसमें फ्लोरीन और फ्लोरीन एवं ब्रोमीन है। यद्यपि इनके गुणधर्म उन दोनों तत्वों से भिन्न है। आयरन को कोबाल्ट व निकल से दूर रखा गया, जबकि इनके गुणधर्मों में समानता होती है। इस प्रकार न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही लागू होता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, यानी कि अंग्रेज वैज्ञानिक रसायनज्ञ न्यूलैंड के बाद तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ दमित्री इवानोविच मेंडलीफ को जाता है। इन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। मेंडलीफ का जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोवोल्स्क स्थान पर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बाद मेंडलीफ अपनी मां के प्रयासों के कारण ही विश्वविद्यालय में प्रवेश कर सके थे। उन्होंने अपनी मां को समर्पित किया है अपनी खोज। उन्होंने लिखा है अपने पत्र में कि उन्होंने मुझे उदाहरण देकर समझाया, प्यार से समझाया, अपने शेष संसाधनों एवं शक्ति व्यय करके मेरे साथ विभिन्न स्थानों पर गई। वह जानती थी कि विज्ञान की मदद से बिना हिंसा के, लेकिन प्यार एवं दृढ़ता से अंधविश्वास, असत्य जैसी धारणा एवं गलतियों को दूर किया जा सकता है। आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ। इससे नए तत्व खोज की प्रेरणा मिली। मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया था 63 तत्व, यानी मेंडलीफ ने जब अपना कार्य आरंभ किया था तब 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच अध्ययन किया तथा रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन को इसलिए चुना क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय है तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइडों के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया है। फिर उन्होंने 63 कार्ड बनाए थे और 63 कार्डों के आधार पर उन्होंने आवर्त सारणी तैयार की थी। उन्होंने समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्वों को एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते थे। इसी आधार पर मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई, जिसका सिद्धांत था तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है। मेंडलीफ की सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप कहा तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड कहा। ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी है। इसमें 8 ग्रुप हैं क्षैतिज, और जो पीरियड है वो 6 पीरियड है। अब यहाँ इन्होंने ऊपर ऑक्साइड दे रखे हैं और यहाँ जो आर है वो किसी भी समूह को प्रदर्शित करता है और ये ऑक्साइड की है ऊपर लाइन और नीचे की हाइड्राइड की है। तो ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी है। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित किया था। स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड तथा हाइड्राइड सूत्र थे। हमने बताया था अंग्रेजी का अक्षर आर समूह के किसी भी तत्व को दर्शाता है और इस प्रकार से इनका नामकरण किया था ऑक्साइड और हाइड्राइड का। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, क्या क्या उपलब्धियां थी? तो इसमें ये था कि जो कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान 58.9 है
और निकिल का परमाणु द्रव्यमान 58.7 है, फिर भी इन्होंने निकिल को कोबाल्ट से पहले रखा था, क्योंकि ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके, इसलिए उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को आगे पीछे कर दिया। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया गया था और उन्होंने अनुमान लगाया कि ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया कि जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे, उनके लिए उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिया था और इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में एका, संस्कृत का शब्द एका उपसर्ग लगाकर किया, जैसे बाद में ज्ञात होने वाले तत्व थे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। तो स्कैंडियम के गुणधर्म मिले थे एका बोरोन से और गैलियम के एका एल्यूमिनियम से और जर्मेनियम के मिले थे गुणधर्म एका सिलिकॉन के समान थे। तो इस तरह से मेंडलीव द्वारा अनुमानित एका एल्यूमिनियम तथा बाद में ज्ञात गैलियम के गुणधर्म के समान मिले। तो जो एका एल्यूमिनियम वो गैलियम के समान था 68 है, एका एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान और गैलियम का 69.7, इसका ऑक्साइड E2O3 और इसका Ga2O3, इसका क्लोराइड सूत्र है ECl3 और GaCl3। मेंडलीव की आवर्त सारणी की परिशुद्धता तथा उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए थे, तो इसी से ही मिल गए थे, इन्होंने रिक्त स्थान छोड़ा था इसके लिए। और मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक विशेषता ये और थी कि जो उत्कृष्ट गैस थी इनका बाद में पता चला और जब इनको सारणी में बिना पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही उन्हें नए समूह में रख दिया गया था उत्कृष्ट गैसों को। तो ये इनकी दो विशेषता थी, उन्होंने एक तो रिक्त स्थान छोड़ा था, दूसरा उत्कृष्ट गैसों को पुरानी सारणी को छेड़े बिना ही उनका अलग से वर्ग बना दिया गया था, नए समूह में रख दिया गया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां या सीमाएं। मेंडलीव आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में यह मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली कमी थी। अगला यह था कि सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलीव के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थी और दूसरी समस्या यह थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। विशेषकर जब हम भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाई आती है। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी पूरी हुई। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हेनरी मोजले है। सन 1913 में हेनरी मोजले ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी इस नियम पर आधारित है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। इस सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। ये हेनरी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी है। इसमें 18 वर्ग है जिसको समूह कहते हैं और 7 आवर्त है और हैलोजन तत्व अलग से रखे गए हैं 18 वर्ग में और अलग से श्रेणी बनाई गई लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की।
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। इस सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा गया है, और उसमें स्तंभों को ग्रुप कहा था, इसमें समूह कहा गया। तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा गया है, इसमें आवर्त कहा गया है। और जो पुरानी आवर्त सारणी है उसमें पीरियड कहा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह यानी कि समूह के बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है। यानी कि एक समूह के जितने भी तत्व हैं उनके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है। और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त सारणी में समूह और वर्ग यानी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है। हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित है क्योंकि इसे पहले आवर्त के समूह 1 या समूह 17 में भी रखा जा सकता है। क्योंकि समूह 17 में इसलिए रखा जा सकता है क्योंकि ये अष्टक अपूर्ण है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन कम है इस वजह से। और समूह 1 में इसलिए रख सकते हैं क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। दूसरे आवर्त के तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन कोशों की संख्या समान है। और एक आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में इकाई वृद्धि होती है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि होती है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित है क्योंकि इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन KLm कोश में स्थित है। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर इस कथन की पुष्टि कर सकते हैं। प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोश इलेक्ट्रॉन से भर गया है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व आएंगे वो देख सकते हैं हम। और किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र है 2n²। जैसे K कोश में n का मान रख देते हैं 1, तो यहाँ अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे। प्रथम आवर्त में 2 तत्व आएंगे। और L कोश में 2 × 2 स्क्वायर बराबर 8, दूसरे में आवर्त में 8 तत्व आएंगे। इसी प्रकार तीसरे में 8 तत्व आएंगे, चौथे में 18 आएंगे, पांचवें में भी 18 और छठे और सातवें में 32 तत्व होंगे। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का भी पता चलता है। तत्व द्वारा निर्मित आबंध के प्रारूप तथा इसकी संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्धारित की जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति में देखते हैं संयोजकता। तो परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से उसकी संयोजकता का निर्धारण होता है। परमाणु साइज को परमाणु त्रिज्या भी कहते हैं। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु साइज को दर्शाता है। और हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 पिकोमीटर है। 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होते हैं। आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है क्योंकि नाभिक में आवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु साइज घट जाता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है
क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ता है और इससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोष के बीच की दूरी बढ़ जाती है और इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद भी परमाणु का साइज बढ़ जाता है। धातुएं बाईं ओर तथा अधातुएं दाईं ओर स्थित है और मध्य में सिलिकॉन जैसी धातु जिसे अर्ध धातु या उपधातु कहते हैं, इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान है। आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है जो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर 7 तत्व आते हैं: बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। इन 7 धातुओं को अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। ये 7 धातुएं देख सकते हैं: बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। यहाँ से यों निकल करके इधर से होती हुई यहाँ जाती है। आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है और समूह में नीचे की ओर जाने पर संयोजकता कोष पर प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सुगमता से निकल जाते हैं। इसलिए धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटते हैं तथा समूह में नीचे बढ़ जाते हैं। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी के दाईं और ऊपर स्थित होती है और धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं तथा अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये इसके प्रश्न हैं, इनको देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये लेसन 5 समाप्त हो जाता है। ये आधुनिक आवर्त सारणी है। धातुओं को ग्रीन कलर से, अधातुओं को पीले कलर से और उपधातुओं को ऑरेंज कलर से दिखाया गया है। अब यहाँ देख सकते हैं हम कि ये 18 वर्ग है जिनको हम समूह कहते हैं और 7 आवर्त है। इसका हम अलग से लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्व है 58 से लेकर के 71 तक और 90 से लेकर के 103 यानी कि थोरियम्स।